हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फिजिक्स चैनल। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट्स। अब यूनिट्स के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस पेन की लेंथ कितनी है। मैंने बोला इस पेन की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने लिखा लेंथ ऑफ पेन इज 15 सेंटीमीटर। ओके, अब ये लेंथ क्या है? एक्चुअल में लेंथ है क्या चीज़? तो लेंथ है किसी कैरेक्टरिस्टिक है पेन की। जैसे इसके पास और भी कैरेक्टरिस्टिक है, इसका कुछ मास भी है और इसका एक कलर भी है और इसमें कुछ हार्डनेस है, वो भी है किसी कैरेक्टरिस्टिक है। ये हार्ड है काफ़ी। इसको अगर स्मेल करके देखता हूँ तो इसमें कुछ स्मेल भी है। तो ये इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अच्छा, तो लेंथ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है पेन की, इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो किन कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं फिजिकल क्वांटिटी कह सकता हूं इस पेन की? ठीक है, तो आंसर है कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको मैं मेजर कर सकता हूं उनको मैं फिजिकल क्वांटिटी कह सकता हूं। जैसे इस पेन का कलर को मैं मेजर नहीं कर सकता, कितना वाइट है, कितना कम ज़्यादा वाइट है, कितना कम वाइट है, या स्मेल कितनी ज़्यादा है कम है, उसको मैं मेजर नहीं कर सकता। तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है, ओनली दोज क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो जिनको हम मेजर कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। ओके, अच्छा, अब ये जो हमने एक वर्ड लिखा मेजर, ठीक है, मेजर करना, किस चीज को मेजर करना। फिजिक्स पूरी बेस्ड है मेजरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो हम समझते हैं मेजरमेंट क्या चीज है, क्या है मेजरमेंट। तो जब मैं कहता हूं कि इस पेन की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसको कैसे मेजर किया? इसको मैंने स्केल को रखा यहां पर और मैंने देखा कि इस पेन की लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूं? मैं कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, क्या किया मैंने? कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया? अपने पेन को मैंने एक स्टैंडर्ड से कंपेयर किया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा 15 टाइम्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है मेरा? ये मैंने लिया रेफरेंस स्टैंडर्ड। ये मेरा रेफरेंस स्टैंडर्ड है सेंटीमीटर, जो कि ये है, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, सही है। तो ये मेरा रेफरेंस हो गया। ये 15 क्या है? ये 15 है कि जो मेरा स्टैंडर्ड है उसका ये पेन 15 टाइम्स है। मेरा रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो ये पेन उसका 15 टाइम्स ज़्यादा है। सही है, तो ये जो नंबर है जो बताता है कि कितने टाइम्स ज़्यादा है, इस नंबर को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में आपको ये मैग्नीट्यूड बहुत मिलेगा। ठीक है, जब आप वेक्टर पढ़ेंगे वहां भी मिलेगा मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो इसकी मैग्नीट्यूड की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको रहनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मैंने बोला मेरा वेट या मेरा मास 65 kg है, तो 65 जो हो गया वो मैग्नीट्यूड हो गया। आपका मास मान लीजिए 55 kg है या 60 kg है, तो वो 60 kg हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मास। सही है, तो वो जो नंबर होता है उस नंबर को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये बात? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो मेजरमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड रेफरेंस। कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड रेफरेंस, ये हमारा मेजरमेंट हो गया। ओके, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मैंने लेंथ ली है, तो ये और कितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है नेचर में? लेंथ ले लिया, मास ले लिया, ठीक है, रूम टेम्परेचर, रूम का कुछ टेम्परेचर है तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो उसकी वोल्टेज भी है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। करंट हो गया, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिनको हम मेजर करते हैं। अब इन फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया गया ब्रॉडली 3 पार्ट्स में, जो आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगी फिजिकल क्वांटिटीज। एक आपको मिलेगा रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। ये आपको देखने को मिलेगा नेचर में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिलेगा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स
एक फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगी जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम जनरली म्यू से डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां देखो आप, स्पीड और स्पीड दोनों सिमिलर क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहां पर, रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो इस तरह की कुछ हमें फिजिकल क्वांटिटीज मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब ये स्पीड से स्पीड कैंसिल हो जाएगा तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, प्योर नंबर आता है, ठीक है। जैसे वाटर का अगर आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जब लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, फॉर एग्जांपल लाइट एयर से वाटर में गई तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कितने टाइम्स कम हो गई है, ठीक है। मान लीजिए वाटर में लाइट गई, लाइट की स्पीड होती है c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब वो वाटर में जाती है तो वो 1.33 से आप उसको डिवाइड कर दो तो वो इतनी कम हो जाएगी, क्लियर है। तो ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो ऐसी हमें और भी फिजिकल क्वांटिटीज मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें मिलता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इसको हम रो आर से डिनोट करते हैं, सही है। रिलेटिव डेंसिटी हमें बताता है कोई चीज़ किसी रेफरेंस के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा डेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला पानी की डेंसिटी है कुछ, मैं जानता हूँ पानी कुछ डेंस है, मैंने पूछा शहद पानी से कितना ज़्यादा डेंस है या मरकरी पानी से कितना ज़्यादा डेंस है, तो मैंने बोला कि मरकरी 13.6 टाइम्स ज़्यादा डेंस है, तो वो 13.6 उसकी रिलेटिव डेंसिटी हो गई। तो वो हम रेफरेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें दूसरी तरह की फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरी तरह की हमें क्वांटिटी मिलती है, ये नंबर 1 बोल देता हूं मैं। दूसरी तरह की क्वांटिटी हमें मिलती है स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो मिलती है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी जो होती है, जैसे लेंथ, मैंने बोला इस पेन की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो वो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, किसी भी डायरेक्शन में लो सेम रहेगी, ठीक है। तो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड हो, यानी एक नंबर हो, जैसे इस पेन की लेंथ थी 15 सेंटीमीटर, तो 15 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन उनके पास डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े उसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने बोला इस पेन की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो बात पूरी तरह से कम्युनिकेट हो गई, मुझे उसके बाद में ये कहने की जरूरत नहीं है किस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि इस ऑब्जेक्ट पर मैंने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो मुझे बताना पड़ेगा फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है इस डायरेक्शन में लगाया। मैंने बोला फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का, तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ी। ऐसी क्वांटिटी जिनको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है एक्सप्लेन करने के लिए उनको कंप्लीटली, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में थर्ड टाइप की क्वांटिटी आ जाती हैं जिनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। थर्ड टाइप की होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, इनके पास दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो जब आप वेक्टर वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप सारी फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है, कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अभी हमने ये देखा कि पेन की लेंथ आई हमारी 15 सेंटीमीटर, 15 को हमने बोला मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर को हमने बोला ये है किसकी यूनिट है। ओके, तो ये मैंने बोला L = 15 सेंटीमीटर, ये बोला एक नंबर है और ये एक यूनिट है, इसको मैंने यू बोल दिया। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्वांटिटी को अगर मैं क्यू लिखूं, नंबर को n लिखूं और सेंटीमीटर को यूनिट को u लिखूं, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है Q = NU। यानी अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो ये दो चीज़ आएंगी, एक नंबर आएगा एक यूनिट आएगा, ठीक है। अगर यूनिट लेस क्वांटिटी है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा उसमें तो यूनिट होती नहीं है, तो अलग बात है, ठीक है, एक नंबर होगा और एक यूनिट होगी। अच्छा, जैसे हमने लिखा 15 सेंटीमीटर,
अब अगर मैं 15 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर मैं 1 सेंटीमीटर देखूं तो 1/100 मीटर हो जाएगा। यानी अगर मैं लिखूं यहां से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। ये पावर ऊपर चली जाएंगी तो ये आ गया 10⁻⁻2 मीटर। यानी मैं लिख सकता हूं 0.15 मीटर 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तो हमने देखा कि ये जो कुछ नंबर था ये चेंज हो गया अब नंबर, और u भी चेंज हो गया। तो इसको अगर मैं n1 लिखूं और इसको मैं u1 लिखूं और इसको मैं n2 लिखूं और इसको u2 लिखूं तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। यानी कोई भी मेजरमेंट जो मैंने की है उसको मैं किसी भी यूनिट में लिखूं वैल्यू वही रहेगी। यहां मैंने सेंटीमीटर में लिखा, यहां मैंने मीटर में लिखा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए अगर मैं देखता हूं इस पेन की लेंथ फिक्स्ड है 15 सेंटीमीटर फॉर ए फिक्स्ड क्वांटिटी। एक फिक्स्ड क्वांटिटी के लिए जो NU है 15 सेंटीमीटर दिस इज कांस्टेंट, तो इसको मैं कांस्टेंट लिख देता हूं। अगर मैं यहां से लिखूं NU इज इक्वल टू कांस्टेंट और यहां से लिखता हूं N इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन U, कांस्टेंट को मैं C बोल देता हूं, लेट से C मेरा कांस्टेंट है यहां पर। तो आप यहां से देखें जैसे मैं U बढ़ाऊंगा N कम होगा, सही है नहीं? तो यहां मैं लिख सकता हूं N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। यानी अगर मैं बड़ी यूनिट लूंगा तो नंबर मेरा छोटा हो जाएगा। देखो मैंने सेंटीमीटर से मीटर में गया तो नंबर मेरा छोटा हो गया, 15 से 0.15 हो गया। सही है? तो ये हमें बता रहा है कि अगर यूनिट बड़ी होगी तो नंबर छोटा हो जाएगा और वाइस वर्सा। ओके, अब हमने लेंथ से देखा है। अब अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि मेरे पास में एक स्क्वायर है और इसकी एक साइड L है, इसका अगर मैं एरिया देखूं तो एरिया को मैं लिख सकता हूं L स्क्वायर, है ना? लिख सकता हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने लेंथ से एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना दी, एक फिजिकल क्वांटिटी से मैंने दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जनरेट कर दी, लेंथ से मैंने एरिया को बना दिया। ठीक है? उसी तरह अगर मैं देखूं स्क्वायर का वॉल्यूम देखूं, अगर मैं इसका क्यूब का वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा साइड की पावर 3। तो लेंथ से मैंने एक और फिजिकल क्वांटिटी बना दी। सही है? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं उनको कहा गया डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है? और ये क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी से मिलकर नहीं बनती हैं, इनको कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है? ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में टाइम T इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है? अब मैं यहां पर लिखता हूं स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होती है लेंथ और टाइम होता है T। तो आपने देखा यहां पर मैंने लेंथ और टाइम की मदद से स्पीड को बना दिया। तो मेरा स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई? डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई। टाइम कैसा हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। उसी तरह से अगर मैं ले लेता हूं मास और मैं लिखता हूं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास होता है मेरा m और वॉल्यूम हो गया मेरा L की पावर 3। ठीक है? तो यहां देखो मास और लेंथ से मिलाकर मैंने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना दी, डेंसिटी। तो ऐसे हम नेचर में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डेराइव कर सकते हैं कुछ चंद फिजिकल क्वांटिटीज से। तो इन चंद फिजिकल क्वांटिटीज को जो कि इंडिपेंडेंट है, टाइम मास पर डिपेंड नहीं करता, मास लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता है, सब इंडिपेंडेंट है। इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज और जो डिपेंडेंट है डेराइव्ड क्वांटिटीज कहा गया उनको। तो हमने देखा कि नेचर में हमें ऐसी कितनी क्वांटिटीज मिलती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है? तो हमने देखा, साइंटिस्ट ने जब स्टडी की कि अभी ऐसी देखो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो हमने देखा कि हमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिली जिनसे हम बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को बना सकते हैं। ठीक है? वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी मिली उनको देखते हैं अब हम।
फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहले हमने देखा लेंथ, जिसको हम एम से डिनोट कर देते हैं, सॉरी एल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज का, वो सिंबल फिक्स नहीं होता है, ठीक है। मैं यहां सिंबल लिख देता हूं, लेट से, चलिए यहां लिख देता हूं मैं इसका सिंबल। अब इसका जो सिंबल है लेंथ का सिंबल, हम एल भी लिखते हैं, ठीक है। और ब्रेथ ना, ब्रेथ भी एक लेंथ ही है, तो बी भी लिखते हैं। हाइट भी एक लेंथ ही है, एच भी लिखते हैं, एक्स भी लिखते हैं, वाई भी लेते हैं, जेड भी लेते हैं। तो इसका सिंबल कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। एल भी लेते हैं, एक्स वाई जेड, और भी बहुत कुछ लेते हैं, एक्स वाई जेड एच बी, बहुत सारा ले लेते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद में सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी हमें मिलती है मास। मास को हम एम या स्मॉल एम या कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं, सिंबल उसका। फिर हमें मिलता है टाइम। टाइम को हम टी से या टॉ से डिनोट कर देते हैं। टॉ आप देखेंगे जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसमें रिलैक्सेशन टाइम एक टर्म आती है, उसको हम टॉ से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी आप देखेंगे टॉ यूज़ करते हैं हम। इसके बाद में हम देखते हैं टाइम के बाद में टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर को जनरली हम टी या थीटा से डिनोट कर देते हैं, इसलिए टाइम को हम स्मॉल टी ले लेते हैं। कहीं कहीं कैपिटल टी भी लेते हैं, जैसे टाइम पीरियड लेते हैं, ठीक है, वहाँ कैपिटल टी भी ले लेते हैं। टेम्परेचर हमारा हो गया। इसके बाद में एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी आती है इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम स्मॉल आई या कैपिटल आई से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद में हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है लुमिनस इंटेंसिटी। इसको हम आई वी से डिनोट कर देते हैं। लुमिनस का मतलब होता है चमकना, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा चमक रही है, ये हमें लुमिनस इंटेंसिटी बताता है। इंटेंसिटी मतलब तेज़ी किसी चीज़ की, ठीक है। तो ये हमें लुमिनस इंटेंसिटी बताता है कोई चीज़ कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। जैसे मान लीजिए मैंने एक मोमबत्ती जलाई और एक मैंने बल्ब जलाया, कौन ज़्यादा रोशनी दे रहा है, कौन ज़्यादा ब्राइट जल रहा है, ठीक है। तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करती है उस चीज़ को, वो करती है लुमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद में हमें एक और फंडामेंटल क्वांटिटी मिली, इसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि आप केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ओके, तो मैकेनिक्स में आप देखेंगे कि ये तीन ही फिजिकल क्वांटिटी अक्सर आप यूज़ करते हैं, लेंथ, मास और टाइम। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आप टेम्परेचर भी यूज़ करेंगे। अब ये देखा गया कि इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा कुछ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिली, कुछ और क्वांटिटीज़ भी मिली जो कि इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। उन इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को देखा गया तो पहली हमें वो मिली प्लेन एंगल। तो ये जो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिली, इनको बाद में सप्लीमेंट्री लिस्ट में रख दिया गया, इनको बोल दिया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। तो एक हमें मिलता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल ये है ना, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मैंने यहां रखा, ये पेन इस पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। लेट्स से मैं इसको ऐसा बना लेता हूं, ये पेन, ओके, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा पेन है, ये पेन इस पॉइंट P पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। हम सब समझते हैं, बचपन से हम पढ़ते हुआ रहे हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्लेन एंगल, क्योंकि ये प्लेन में होता है, इस बोर्ड के प्लेन में ये एंगल है, तो इसको हमने बोला प्लेन एंगल। ओके, नेक्स्ट हमें फिर फंडामेंटल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मिलती है सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल नई चीज है आपके लिए, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या चीज है? प्लेन एंगल को हम कहाँ से दिखाते हैं? इसका सिंबल थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, बहुत सारे इसके सिंबल होते हैं, ठीक है, उन सबसे हम इनको दिखाते हैं। अब क्वेश्चन आता है सॉलिड एंगल क्या चीज है? तो सॉलिड एंगल को समझने के लिए हमने यहां पर पेन देखा, ये पेन इस पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कोई डिस्क ले लूं, ये मान लीजिए मैंने डिस्क ले ली, डिस्क 2 डायमेंशनल होती है ना, प्लेट टाइप की होती है डिस्क। ये डिस्क किसी पॉइंट P पर कितना एंगल सबटेंड करेगी?
तो ये देखने के लिए हमें इसके सारे पॉइंट्स को इससे मिलाना पड़ेगा। ये तो मिलाएंगे ही हम, इसके अलावा हम ये पीछे वाले पॉइंट भी मिलाएंगे इसके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मिलाकर जो ये अंदर एंगल बनेगा 3D एंगल, ये कोन बन गई ना, कोन। ठीक है, कोन मैं आपको दिखाता हूं, ये इस तरह की कोन बन गई। ठीक है, ये इस तरह की कोन बन गई। तो ये जो सरफेस है, ये इस पॉइंट P पर जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 3 डायमेंशनल एंगल अंदर वाला है, उसको कहा गया सॉलिड एंगल, क्योंकि ये 3D एंगल है। ठीक है, क्लियर है। तो ये इसकी पेरीफेरी से, इसकी सरकमफेरेंस से सारे पॉइंट्स को मिला दिया गया इस पॉइंट P पर। तो एंगल जो अंदर जो एंगल बना 3 डायमेंशनल एंगल, उसको कहा गया सॉलिड एंगल, और इसको डिनोट किया गया ओमेगा से। ओम से भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ओमेगा या ओम, इनसे इसको डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली हमने देखी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज देखी। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हमें अलग अलग जगहों पर, ठीक है, अलग अलग तरह की यूनिट्स यूज होती थी। तो हमने उन यूनिट्स को देखा कि कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने देखा। तो एक हमें मिलता है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। ये होता है फुट पाउंड सेकेंड। ये लेंथ को मेजर करता है फुट में, पाउंड को मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। फुट हमारे यहाँ भी यूज होता है, पाउंड तो यूज नहीं करते हैं हम लोग। तो ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, वो लोग यूज किया करते हैं, इसको इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। हालांकि ब्रिटेन में ये लोग यूज नहीं करते हैं, अमेरिका में ज्यादा यूज होता है। अच्छा, अब ये जो पाउंड है ना, एक्चुअल में ये पाउंड फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, लेकिन वहां यूएस में इसको मास की यूनिट के तौर पर यूज करते हैं। अब वो कुछ उनके रीजन होंगे, पहले से यूज करते आ रहा हूँ तो इसलिए यूज करते हैं वो लोग। वरना मास की जो यूनिट होती है इनकी स्लग होती है, और एक स्लग बराबर होता है 14.5 kg के। तो हो सकता है कि बड़ी यूनिट है इसलिए वो ना यूज करते हो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में। मान लीजिए कोई 1 किलो चावल लेने गया तो वो अब एक स्लग को डिवाइड करेगा, ठीक है, 1 किलो करने के लिए, तो थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट होगा शायद। तो पाउंड आसान हो जाता है उनके लिए। पाउंड को उन्होंने रख दिया 0.45 kg, लगभग आधा किलो के बराबर पाउंड। तो किसी को 1 किलो चावल चाहिए तो 2 पाउंड बोल सकता है लगभग। ओके, उसके बाद में हमें एक और सिस्टम ऑफ यूनिट मिलता है CGS। ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। इसके बाद में हमें एक और सिस्टम मिलता है MKS, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। अच्छा, अब ये तरह तरह के यूनिट्स अलग अलग जगहों पर यूज होते थे। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग एरियो में अलग अलग तरह की यूनिट्स यूज होती थी। इंग्लैंड का एक राजा था 11वीं सेंचुरी के दौरान में, उसने तय किया, उसने एक दिन ऐलान कर दिया खड़े होकर कि भाई अब से लेंथ जो नापी जाएगी वो मेरी नाक से यहाँ तक की जो एक डिस्टेंस है इसको नापो, और इसका नाम रख दिया 1 यार्ड। ये डिस्टेंस, ये यूनिट अब चलेगी, जो भी चीज़ नापनी है आपको अब इसी से नापेगी। ठीक है, तो ऐसे ही कोई आर्बिट्रेरी बोल दिया, कोई भी इसका कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं था। ठीक है, यूनिट्स के पीछे जो यूनिट्स तय की गई। उसी तरह से आप देखेंगे फ्रांस का एक राजा था लुईस 14, उसने कह दिया कि भाई मेरा पैर नापो, और आज से तय कर दिया कि मेरा पैर की जो लेंथ है वो आज से यूनिट बन गई। आज से जितनी भी चीज़ें नपेंगी वो मेरे पैर की लेंथ से नपेंगी। नाम रख दिया उसका 1 फुट, जो कि हम अभी तक यूज़ करते हैं। वो अलग बात है कि वो लेंथ अलग रही होगी क्योंकि उसका पैर कोई रखा नहीं है अभी म्यूजियम में। ठीक है, फुट अप हो सकता है अलग हो। अच्छा, तो इस तरह से देखा कि अलग अलग जगहों पर हम लोग बिलान में भी नापते हैं। आपने देखा होगा बचपन में नापते थे कितने बिलान है कोई चीज़, है ना। इस तरह से 1 बिलान हो गई, 2 बिलान हो गई। गज भी देखते हैं हम लोग, ऐसे भी नापते हैं। 1 कोनी फुट तो होता ही है, ये हमारा स्केल है, ये लगभग 1 फुट है। ठीक है, तो अलग अलग तरह की यूनिट चलती थी। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड में ये प्रॉब्लम आने लगी,
ठीक है, एक जगह के लोग दूसरी जगह की यूनिट्स को नहीं समझते थे। तो साइंटिस्ट ने मिलकर लगभग 1875 के दौरान में, 1875 के दौरान में एक बॉडी बनाई, इंटरनेशनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और उसको काम दिया कि भाई तुम्हारा ये काम है कि तुम यूनिट्स और इनकी चीज़ों का केयर करोगे, यूनिट्स को। तो उन्होंने 1960 में मिलकर, उन साइंटिस्ट ने मिलकर एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जिसको एसआई यूनिट कहा गया, एसआई, इसको कहा गया एसआई यूनिट्स। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई यूनिट्स बोला गया इसको, ठीक है, ओके। तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या रखी गई? लेंथ की एसआई यूनिट रखी गई मीटर, और इसको दिखाया गया स्मॉल m से। ये इसका सिंबल हो गया, इसका सिंबल फिक्स रहता है, ठीक है, ये तो हम सिंबल वेरी कर देते हैं, लेकिन यूनिट का सिंबल फिक्स रहता है भाई, यूनिट का सिंबल फिक्स रहता है, ओके। अब बात आती है कि भाई कैसे तय हो कि 1 मीटर कितना है, उन्होंने डिफाइन तो कर दिया, ठीक है। तो मीटर अगर आप देखेंगे, मीटर की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो मीटर की जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रही, ठीक है। पहले ये देखा गया, पहले ये तय हुआ सबसे पहले कि अर्थ का ये नॉर्थ पोल है और यहाँ इक्वेटर है। उन्होंने बोला ये वाली डिस्टेंस देखो, इस डिस्टेंस को लेकर इसको 1 करोड़ पार्ट में डिवाइड कर दो, तो जो एक पार्ट होगा वो कहलाएगा 1 मीटर। इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आगे लोगों ने ये देखा कि भाई जो पेंडुलम होता है, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पेंडुलम बनाया है, हालांकि पेंडुलम एग्जैक्टली नहीं कह सकता हम इसको, ये हमने पेंडुलम बनाया है इसका, ठीक है। तो ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि पेंडुलम को मैंने छोड़ा तो यहाँ तक आने में इसने कुछ टाइम लिया, ठीक है। अच्छा, इस पेंडुलम को यहाँ से छोड़ता हूँ मैं अगर, तब भी उतना ही टाइम लेता, यहाँ से छोड़ता हूँ अगर, तब भी उतना ही टाइम लेता आने में। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन कर ली थी, ठीक है। और इसका फार्मूला भी हमारे पास में था। इसका फार्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा शायद पिछली क्लासेस में, T = 2π√L/g, टाइम पीरियड का फार्मूला। तो ये देखा गया कि वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसकी लेंथ 1 मीटर आती है, ठीक है। अच्छा, तो इसको सेकेंड पेंडुलम भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो अब ये तय हो गया कि भाई जो पेंडुलम की लेंथ है उसको हम 1 मीटर का स्टैंडर्ड मान लेते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। पेंडुलम की लेंथ तो चेंज होगी नहीं, अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो उसकी लेंथ कितनी रहेगी? 1 मीटर रहेगी हमेशा। लेकिन उसके बाद में ये देखा गया कि जी की वैल्यू चेंज होती रहती है अलग अलग जगहों पर, तो आपकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास में फेल हो गया ये हमारा। तो उसके बाद में यूनिट को नए तरीके से और डिफाइन किया गया, मीटर को। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक रॉड बनाई, प्रोटोटाइप बनाया रॉड का, ठीक है, रॉड बनाई एक, और उसको म्यूजियम में रख दिया। ये प्लेटिनम की उन्होंने रॉड बनाई थी और उन्होंने कह दिया कि भाई इसको सेफ जगह रख दिया कि ये 1 मीटर है, पूरी दुनिया में यही चलेगा, जिसको भी बनाना है यहाँ से नाप के ले जाओ, उसको बना लो, ठीक है। लेकिन एक्यूरेटली उतना ही लेंथ का बनाना मुश्किल था, तो वो रिप्रोड्यूस करने में मुश्किल होती थी उसको। अच्छा, उसके बाद में इसको थोड़ा सा खराब होने से बचाने के लिए और इसके अंदर 10% इन्होंने इरिडियम एक डाल दिया, तो वो प्लेटिनम इरिडियम की फिर रॉड हो गई। तो फिर ये तय हुआ कि भाई अब ये ही रहेगी। उसके बाद में आगे जब हम बढ़े तो 19वीं सेंचुरी के लगभग में इन्होंने कहा कि भाई जो क्रिप्टॉन 86 होता है उसका एमिशन की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, उसकी फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई उसकी फॉर्म में ये डेफिनेशन रहेगी, 1 मीटर की डेफिनेशन। अच्छा, अब 1980 आते आते हमारे पास में ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो गए जिससे हम स्पीड ऑफ लाइट को एक्यूरेटली मेजर कर सकते थे। तब इसको जो है हमने स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्लेन किया, इसकी डेफिनेशन को, मीटर की डेफिनेशन को। और हमने कहा कि 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3 × 10⁸ सेकेंड। यानी लाइट इतने सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको कहा गया 1 मीटर। तो लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। तो हम फाइनली एक जगह पर पहुंच गए जहां पर हमने मीटर को कांस्टेंट से
एक्सप्लेन कर दिया। अब ये कांस्टेंट तो बदलता नहीं है, तो ये मीटर की डेफिनेशन अमर हो गई अब ये, ठीक है। अब ये चेंज नहीं होगी, अब कोई फिक्र करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मास पर आते हैं। तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास में, उसकी यूनिट तय की गई किलोग्राम, एसआई यूनिट, और उसको डिनोट किया गया केजी से, ठीक है। ओके, अब केजी को लेकर भी अलग अलग तरह की डेफिनेशन बनी। पहले उन्होंने तय किया कि भाई 1 लीटर पानी लो, उसका जो मास होगा वो 1 kg कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये पता लगा कि पानी का मास तो चेंज, 1 लीटर पानी, यहाँ का 1 लीटर पानी और वहाँ का 1 लीटर पानी अलग अलग होता है, क्योंकि डेंसिटी अलग होती है, तो मास अलग हो जाता है, तो ये चेंज होता है, चेंज हो जाता है, तो ठीक है। तो कोई फिक्स चीज़ होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोटोटाइप बना लिया, 1 किलो का कोई प्रोटोटाइप बना लिया और उसको म्यूजियम में रख दिया कि भाई अब ये हो गया, अब जहाँ भी 1 किलो बनाना है इसी से बनेगा, वो तय कर लिया उन्होंने, ठीक है। वो चलता रहा बहुत दिनों तक, ठीक है। अब आकर इन्होंने 2019 में इन्होंने क्या किया, किलोग्राम को अब कांस्टेंट की टर्म्स में डेफिनेशन दे दी उसकी, ठीक है। उन्होंने प्लांक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में एक्सप्लेन किया किलोग्राम को, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। सेकेंड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, इसका सिंबल होता है स्मॉल एस। अच्छा, अब देखिए सेकेंड को किस तरह से डिफाइन किया गया। अब पुराने ज़माने में, अब हमने सेकेंड को पहले डिफाइन किया था कि जो दिन होता है उसके हमने 24 पार्ट्स कर लिए, यानी 24 घंटे कर दिए। 1 घंटे में हमने 60 सेकंड कर दिया और 60 मिनट कर दिया, और 1 मिनट में हमने 60 सेकंड कर दिया, तो ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ डे हो गया। इसको हमने बोल दिया था 1 सेकेंड। अच्छा, अब जो हमने 1 सेकेंड को डिफाइन किया है, अब हमने 1 सेकेंड को इस तरह से डिवाइड किया है कि सीजियम 133 एटम होता है। हमने एक एटम ले लिया सीजियम 133। सीजियम 133 एटम में इलेक्ट्रॉन, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिली और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में यहाँ चला गया, फिर उसके बाद में वापस आता है। जब वो वापस आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद वो ऐसे करके वाइब्रेट करता है हाइपर फाइन लेवल्स में, उसको बोलते हैं हाइपर फाइन लेवल्स। ये थोड़ी मॉडर्न फिजिक्स का है, आगे का है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लेवल्स होते हैं, तो उन 2 लेवल्स में वाइब्रेट करता है। तो ये कहा गया कि जब ये ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन अपने 9 बिलियन अप्रोक्सीमेटली 9 बिलियन वाइब्रेशन कर लेगा, जब 9 बिलियन वाइब्रेशन कर लेगा ये, उस टाइम को कहा गया, उस टाइम इंटरवल को 1 सेकेंड कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से अब 1 सेकेंड को डिफाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। टेम्परेचर की एसआई यूनिट रखी गई केल्विन, ठीक है। हालांकि हम लोग डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, लेकिन हम फिजिक्स में देखेंगे ज़्यादातर हम टेम्परेचर जो डील करेंगे वो केल्विन में करेंगे, आसानी हो जाती है उसमें। और इसको डिनोट किया गया के से। अब केल्विन क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, तो उसको कैपिटल के से इसका सिंबल दिया। यहाँ स्मॉल के यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ स्मॉल के यूज़ करना है। जब हम नाम लिखेंगे तो स्मॉल के, और जब हम सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल के। ये हमने कन्वेंशन ले ली। अच्छा, अब केल्विन की डेफिनेशन कैसे दी गई? तो केल्विन की डेफिनेशन अभी तक इस तरह दी गई थी, 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इस तरह से उसको केल्विन को डिफाइन किया गया था। लेकिन मैंने बताया कि 2019 में इन्होंने 3 या 4 डेफिनेशंस को चेंज किया है, ठीक है। वो जो हमारी बॉडी है उसने 3 या 4 चीज़ों को चेंज किया है, इंटरनेशनल बॉडी ने। तो इसकी डेफिनेशन को भी इन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इन्होंने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है फिजिकल कांस्टेंट, उसकी फॉर्म में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब कोशिश ये की गई अभी तक 2019 में जो 3-4 इन्होंने डेफिनेशन को चेंज किया है कि सारी जो डेफिनेशंस है वो कांस्टेंट की टर्म्स में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में एक्सप्लेन कर दिया, इसको प्लांक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, डेफिनेशन को। तो इस तरह से किया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आती है एम्पियर। तो एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो जब हम इसको ऐसे पूरा लिखेंगे कंप्लीट नाम, तो स्मॉल ए लिखेंगे, जब यहाँ लिखेंगे इसके सिंबल को हम कैपिटल
ए लिखेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लुमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, एम्पियर की जो डेफिनेशन है, एम्पियर की डेफिनेशन को भी देखा गया। तो एम्पियर को ये कहा गया कि अगर जब दो वायर हैं, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ, दो वायर हैं, इनफाइनाइट वायर ले लिए, ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। जब दो इनफाइनाइट वायर में करंट फ्लो होता है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो दो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया कि अगर ये दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं तो इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन है, तब उनके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर हो रहा है, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन थी, लेकिन 2019 में इस डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया है, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। कैंडेला जो बना है वो कैंडल से ही बना है, ठीक है, मोमबत्ती से ही बना है। कैसे इसको डिफाइन किया गया है इसको अभी हम देखेंगे जब हम वो पढ़ लेंगे सॉलिड एंगल, क्योंकि इसमें सॉलिड एंगल का कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। और इसको डिनोट किया गया CD से, इसका सिंबल CD दिया गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमने डिनोट किया था यहाँ पर N से, स्मॉल n से इसका सिंबल था, और इसकी यूनिट आई हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और इसका सिंबल हो गया यूनिट का MOL। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। मोल को किस तरह से डिफाइन किया गया था? मोल को उस तरह से डिफाइन किया था, कार्बन 12 का 12 ग्राम सब्सटेंस को 1 मोल बोला था, ठीक है। अब उसको चेंज कर दिया उन्होंने, अब उन्होंने सिंपल Na की फॉर्म में दे दिया है। उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023 × 10⁻23 को उन्होंने बोल दिया, एवोगाड्रो नंबर को 1 मोल बोल दिया है, ठीक है। 2019 में ये उन्होंने चेंज किया है, इसको भी चेंज किया है, क्योंकि वो कांस्टेंट की फॉर्म में सारी डेफिनेशंस को लाना चाह रहे थे, तो वो ला चुके हैं अब उसको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब जरा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं प्लेन एंगल की यूनिट को। तो प्लेन एंगल की SI यूनिट अगर हम देखें, SI यूनिट, तो ये हमें मिलती है, नई यूनिट आई है एक रेडियन। अभी तक हम प्लेन एंगल को जब मेजर करते थे, किसमें? डिग्री में, बढ़िया काम चलता था हमारा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन ये नई यूनिट लाने की क्या जरूरत पड़ी, रेडियन। इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। रेडियन कैसे आया, कहाँ से आया और क्यों आया, वाई वी यूज दिस न्यू क्वांटिटी, न्यू यूनिट, ठीक है। अच्छा, तो रेडियन को अगर मैं देखूं, रेडियन को डिफाइन किस तरह से किया गया, तो अभी हमने देखा एंगल जो होता है प्लेन एंगल, वो ये होता है, एक पेन किसी पॉइंट पर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये हमने देखा कि एक पेन किसी पॉइंट पर, बड़ा तो बनाया ही नहीं मैंने, एक पेन किसी पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इसको हमने प्लेन एंगल बोला था, ठीक है। अब रेडियन कैसे डिफाइन किया गया? रेडियन को इस तरह से डिफाइन किया गया कि भाई ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को लेते हुए एक स्फीयर ड्रॉ कर दो यहां पर। उसकी रेडियस ये हो गई R। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो रेडियन को डिफाइन किया गया, थीटा रेडियन इज इक्वल टू दिस आर्क अपॉन रेडियस। इस तरह से एंगल को डिफाइन किया गया यहां पर। ये जो आर्क है, ये वाली आर्क, दिस आर्क x अपॉन रेडियस, इस तरह से इसको रेडियन को डिफाइन किया गया। अच्छा, अब 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन होगा, अगर ये वाली जो आर्क है, ये वाली आर्क, ये बराबर हो जाए इस रेडियस के, ठीक है। तो x को अगर मैं r ले लूं तो ये हो जाएगा r अपॉन r 1। तो 1 रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया? 1 रेडियन को ऐसे डिफाइन किया गया कि अगर ये हमारी जो हमने आर्क ली है, ये भी अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो ये जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा, ठीक है। अब रेडियन के बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, उसमें आप देखिएगा, उसमें फुल्ली हमने एक्सप्लेन किया है रेडियन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको जरूर देखिएगा। अच्छा, अब बात आती है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की एक नई यूनिट आई, सॉलिड एंगल की एक यूनिट आई स्टेरेडियन। अब ये स्टेरेडियन को किस तरह से डिफाइन किया गया, इसको देखना है हमें, सही है। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह बनानी होगी यहां पर, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, आप इसको उतार लीजिए। ओके,
अब जैसे हमने ये देखा, ठीक है, हमने देखा कि एक पेन जितना एंगल सबटेंड करता है वो हमने प्लेन एंगल बोला था, और हमने अभी ये देखा था, ठीक है, कुछ देर पहले ही, ये सरफेस किसी पॉइंट पर जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, ये 3D एंगल, उसको हमने बोला था सॉलिड एंगल। ओके, तो स्टेरेडियन को किस तरह से डिफाइन किया गया ये देखना है हमें सॉलिड एंगल में। तो हमने देखा कि ये जो सरफेस है किसी पॉइंट पर जितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये, इसको हमने सॉलिड एंगल बोला था। तो स्टेरेडियन कितना है, फिर स्टेरेडियन को कैसे डिफाइन किया गया? उन्होंने बोला कि जैसे हमने सर्कल ड्रॉ किया था, आप एक काम करो, इसके सारे पॉइंट से होता हुआ, इस डिस्क के सारे पॉइंट से होता हुआ एक स्फीयर ड्रॉ करो, ठीक है। अब स्फीयर कैसे ड्रॉ होगा? वो कुछ ऐसा स्फीयर देख लो आप, ठीक है, स्फीयर को ड्रॉ करो आप। अच्छा जी, तो लेट्स से मेरे पास में स्फीयर है, ठीक है, और अब इन्होंने बोला कि ये जो सॉलिड एंगल है ओमेगा, ये ओमेगा इज इक्वल टू होगा ये जो स्फीयर का ये वाला सरफेस है, ठीक है, कौन सा वाला सरफेस? देखो ये तो थी हमारी डिस्क, ठीक है, अगर मैं स्फीयर को काट देता हूं तो डिस्क ऐसी आ गई, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हमारा ये पूरा स्फीयर है, ठीक है, ये हमारा स्फीयर हो गया। तो बोला गया ये जो चीज है, ठीक है, ये जो कैप है, स्फेरिकल कैप, इसका एरिया कितना है? ये जो मैंने ग्रीन लिया है, इसका एरिया कितना है? तो ये बोला गया एरिया और डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पर डायग्राम जरा थोड़ा सा अलग बना देता हूं, ठीक है, ताकि डिफरेंस दिखाई दे उसमें। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये पार्ट है, ठीक है, ग्रीन वाला जो पार्ट लिया है मैंने, यहाँ जो रेड लिया है मैंने, वो ये ग्रीन वाला पार्ट है। तो इस पार्ट का एरिया बोला है, इस पार्ट का एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया गया सॉलिड एंगल को। ओके, अब वन स्टेरेडियन कितना है? बोला अगर कि ये एरिया है, अगर ये एरिया हमारा आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तब जो हमारा एंगल आएगा 1 स्टेरेडियन आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो ओवरऑल पिक्चर, अगर आप देखो तो ये मेरे पास में कोन हो गई, ठीक है, ये मेरे पास में ये हो गया, ये सरफेस इस स्फीयर के सेंटर पर एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये वाला सॉलिड एंगल। अगर ये एरिया आर स्क्वायर के बराबर है, तब वो जो एंगल होगा वो 1 स्टेरेडियन हो गया। क्लियर है? ओके। तो इस तरह से हमने ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज देखी, रेडियन, स्टेरेडियन देखा, रेडियन को डिफाइन किस तरह किया गया, स्टेरेडियन को किस तरह डिफाइन किया गया। सॉलिड एंगल आपके लिए एक नई चीज है, ठीक है, 12th में आप इसका यूज करेंगे, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप इसका यूज करेंगे फ्लक्स वगैरह के लिए, तो वहां आप इसका यूज करेंगे। अभी आपके लिए कंसेप्ट पढ़ने के लिए सिर्फ। आगे बढ़ते हैं अब हम जरा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उनको नाम दे दिया हमने फंडामेंटल यूनिट्स। अच्छा जी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की जो यूनिट होती हैं उनको हमने बोल दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, डेराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उनको हमने बोल दिया डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है जी। तो इन यूनिट्स के अलावा कौन कौन सी यूनिट्स? फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
इनके अलावा कुछ हमारे पास में प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं जिनको हम यूज करते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हम देखते हैं कौन कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो लेंथ की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हम देखते हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा यूज होती है। जैसे इस पेन की लेंथ को आपने मेजर किया, आपने सेंटीमीटर में मेजर कर दिया इंडिया से यूएस की डिस्टेंस को आप किलोमीटर में मेजर कर दोगे, है ना। अर्थ से आप मून की डिस्टेंस को भी किलोमीटर में ले लोगे, प्लैनेट्स की देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, 6 लाख किलोमीटर, ठीक है, 10 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए हमने एक नई यूनिट बनाई, ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिकल यूनिट है ना तो ये डेराइव्ड यूनिट है और ना ये फंडामेंटल यूनिट्स है, ये प्रैक्टिकल कहलाई इसलिए क्योंकि हमने इनको अपनी आसानी के लिए बनाया। तो एक यूनिट आती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नाम से ही पता लग रहा है आपको, इसको बोला गया AU। अब इसको डिफाइन किस तरह से किया गया, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हमने देखा कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ की डिस्टेंस ये होती है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमने देखा, ये डिस्टेंस चेंज होती रहती है, कभी इतनी हो जाती है, कभी इतनी हो जाती है, कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये बोला गया कि इनकी एवरेज डिस्टेंस निकालो। तो एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट की गई इनके बीच में, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। ये देखी गई तो ये आपकी आती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इस डिस्टेंस को बोल दिया गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, 1.496 इंटू 10⁻11। डेफिनेशन क्या हुई इसकी, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। अब इसके बाद में हमने अपनी सेकेंड यूनिट देखते हैं हम, और वो हम बनाते हैं एक इससे बड़ी यूनिट हम बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्टार्स की डिस्टेंस को हमें मेजर करना है तो हम एक और यूनिट लेकर आते हैं, उस यूनिट को हमने नाम दिया लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या यूनिट है, ठीक है। तो हमने देखा लाइट, हमने टॉर्च ली और टॉर्च हमने मारी या लेज़र लाइट ली, हमने लेज़र लाइट देखा, हमने लाइट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है और हमें ये भी पता है कि सन से अर्थ तक आने में लाइट को 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो लाइट मतलब लाइट की कुछ स्पीड है, उस स्पीड को हम जानते भी हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो हमने देखा कि लाइट एक महीने में कितना चलेगी, हमने कुछ डिस्टेंस देखी कि इतना चलेगी, कैलकुलेट की। अब हमने देखा एक साल में लाइट कितना चलती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो जब हम देखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू, हाँ, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें देखना है एक साल में यानी 365 दिन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हो लाइट ईयर को तो ये आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसको हमने बोल दिया 1 LY यानी 1 लाइट ईयर। तो व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम की यूनिट नहीं है, यहाँ पर ईयर लिखा होता है, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो टाइम की यूनिट है शायद, ठीक है। तो टाइम की यूनिट नहीं है, किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। क्या है? लाइट एक साल में जितना ट्रैवल करती है, जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको 1 LY कहा गया, 1 लाइट ईयर कहा गया। वो डिस्टेंस होती कितनी है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये इससे ज़्यादा है 10⁻11 मीटर से, ठीक है। अच्छा, अब हमें एस्ट्रोनॉमी में इससे और बड़ी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी तो हमने एक और नई यूनिट बनाई, ठीक है। जैसे हम गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो आती है, वो बहुत ज़्यादा आती है। तो उसके लिए हमने एक और यूनिट बनाई, प्रैक्टिकल यूनिट, उसको नाम दिया गया पारसेक। इसको बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड। तो पैरालैक्टिक सेकेंड को किस तरह से डिफाइन किया गया है इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हमारे पास में सन है और ये हमारे पास में लेट से अर्थ है। हमने देखा कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो होती है एवरेज डिस्टेंस 1 AU, ओके, ठीक है जी। अब हमने ये देखा कि अगर ये पॉइंट में ए ले लेता हूँ, कोई पॉइंट ए, तो इस पॉइंट ए पर
ये डिस्टेंस कुछ एंगल बना रही है, कुछ एंगल बना रही होगी, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट को दूर ले जाता हूँ मैं, अगर इस पॉइंट को, तो मैं ये देखता हूँ कि ये एंगल कम हो जाता है, और दूर ले जाता हूँ तो और कम हो जाता है, और दूर ले जाता हूँ तो और कम हो जाता है। मान लीजिए मैं इसको बहुत दूर ले गया और यहाँ तक ले आया मैं, ये एक बहुत दूर पॉइंट हो गया Z कोई। यहाँ पर जो एंगल बनाया उसने बहुत छोटा एंगल बनाया, बहुत ज़्यादा छोटा। अच्छा, अब एंगल के बारे में एक चीज़ समझिए आप पहले, उसके बारे में हम इस पर देखेंगे। लेट्स से मैं यहाँ बता देता हूँ। एंगल जो होता है सर्कल में, ये वाला एंगल पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर हम सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट हमें क्या बताएगा, 1 डिग्री। तो लेट्स से मैंने इसे 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया और मुझे एक पार्ट मिला ये, और ये बताता है 1 डिग्री। अब ये जो 1 डिग्री है, इसको अगर मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो वो जो एक पार्ट होगा वो मुझे देगा 1 मिनट, ठीक है। और इस 1 मिनट वाले को अगर मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट इसका हमें देगा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री ही इतना छोटा है। उसको हम 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 मिनट मिलेगा, उसको हम 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 सेकेंड मिलेगा। तो 1 सेकेंड इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल। अच्छा, तो पैरालैक्टिक सेकेंड को बोला गया कि अगर ये सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस जो है 1 AU, जिस पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल बनाती है, ये वाला एंगल कितना बोला गया, 1 सेकेंड। इसको सेकेंड को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं, 1 मिनट को ऐसे डिनोट करते हैं, 1 सेकेंड को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर ये 1 सेकेंड का एंगल बनाएगी, कौन, ये वाली डिस्टेंस, तब उस केस में इस पॉइंट से और यहां तक की डिस्टेंस को बोला गया 1 पार्सेक। क्या बोला गया, 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाई, 1 पार्सेक। तो जब हम इस 1 पार्सेक को कैलकुलेट करते हैं तो 1 पार्सेक हमारी इक्वल टू आती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये 10⁻15 मीटर से भी ज़्यादा हो गई, ठीक है, लाइट ईयर से भी ज़्यादा है। अगर आप इसे लाइट ईयर में कन्वर्ट करो तो ये आता है 1 PC इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। क्लियर है? ओके, तो ये हमने 3 यूनिट्स देख ली है, ठीक है, जो कि हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स है जिनको हम यूज़ करते हैं। इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो इनका नंबर भी हमें याद रहना चाहिए, इनकी वैल्यू, ठीक है। पहले तो आप ऐसे याद करो इनको, इसकी तो पावर AU की पावर तो है 11, ठीक है। उससे बड़ी यूनिट है लाइट ईयर, इसकी पावर है 15 और इसकी पावर है 16। तो 3 पावर है हमारे पास, 11, 15 एंड 16। 11 होगी AU की, 15 हो गई लाइट ईयर की और 16 हो गई हमारी PC की यानी पार्सेक की। अच्छा, अब हमें नंबर याद रखना है इसका। AU का नंबर आपको ये याद करना पड़ेगा 1.496। 1.496। अगर आपने ये याद कर लिया 1.496 तो इसका जो नंबर है वो यहीं से बन जाएगा 9.46, ठीक है, 9.46। क्लियर है, 9.46। अच्छा, ये आपको याद करना पड़ेगा फिर से 3.08। अगर आपने ये याद कर लिया 3 है तो ये भी 3 है लगभग पार्सेक, और जब हम लाइट ईयर में कन्वर्ट करते हैं इसमें 26 आता है। 3.08 इंटू 10⁻16, ठीक है, और ये हो गया 3.26 लाइट ईयर। तो कितनी हमारे पास में यूनिट हो गई, 3 यूनिट हो गई। AU कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11, ठीक है। दूसरी आ गई हमारे पास लाइट ईयर। लाइट ईयर कितनी होती है 9.46 10⁻15, और तीसरी आ गई हमारे पास में पार्सेक। पार्सेक कितनी हो गई हमारे पास 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। उसको हम लाइट ईयर में कन्वर्ट करते हैं, कितना आता है 3.26 लाइट ईयर। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि इसमें एग्जाम में पूछ ली जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि हमें कुछ और भी प्रैक्टिकल यूनिट्स मिलती हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो गई जो हम बाहर यूज़ करते हैं, प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस के लिए, स्टार्स की डिस्टेंस के लिए, गैलेक्सीज की डिस्टेंस के लिए। मान लीजिए कोई 2 गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस है, भाई कितनी है, बोला कि भाई 10 मेगा पार्सेक, 10 मेगा पार्सेक बोल दिया 2 गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, 10 मेगा पार्सेक। मेगा क्या होता है ये भी अभी हम आपको बताएंगे, प्रीफिक्स होता है मेगा, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेंथ की और क्या यूनिट्स होती है भाई, फुट होता है, ठीक है, कितना होता है 12 इंच के बराबर होता है।
1 इंच कितना होता है? 1 इंच होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर आपको पता ही है। और क्या होती है? और जनरली हम देखते हैं 1 माइल, माइल हम यूनिट देखते हैं जो यूएस में ज़्यादा यूज होती है। ये कितनी होती है? 1.069 किलोमीटर होती है। सही है, तो ये कुछ हमारे पास में यूनिट्स होती हैं। मास की अगर कुछ और यूनिट्स आप देखो, प्रैक्टिकल यूनिट्स, तो आपको मिलेंगी पाउंड। पाउंड को हम बोलते हैं कितना? 0.45645 kg बोल देते हैं इसको। और आपका था स्लग। स्लग को हमने देखा कितना 14.5 kg होता है अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, हम टन यूज़ करते हैं, टन है ना, 1 मेट्रिक टन ये होता है 1000 kg बराबर। तो इस तरह से हमें ये प्रैक्टिकल यूनिट्स मिलती हैं। ऐसे हम एरिया को मेजर करते हैं। 1 एकड़, 1 एकड़ एक प्रैक्टिकल यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये होती है 4047 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर में भी एरिया को हम यूज़ करते हैं, ये होती है 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं, उनमें से मैंने कुछ चुनिंदा ली है जो कि हम जनरली देखते हैं, फेमिलियर होने चाहिए हम यूनिट से। अच्छा, तो ये हमारे पास में ये हमने पढ़ा यूनिट्स के बारे में। अच्छा, अभी मैंने बात की प्रीफिक्स के बारे में। जैसे मैंने बोला मेगा, है ना, मैंने बोला कि 2 गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस है 10 मेगा पार्सेक। तो मेगा क्या है? तो मेगा एक एसआई प्रीफिक्स है। तो कुछ हमारे पास में एसआई प्रीफिक्स है। ये क्यों, क्या है एसआई प्रीफिक्स? जब ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती हैं या ज़्यादा नंबर बड़े हो जाते हैं तो उनको यूज़ करने के लिए हम कुछ प्रीफिक्स हमने बना लिए जो कि हम यूनिट से पहले यूज़ कर लेते हैं। जैसे सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सेंटी क्या है? एक प्रीफिक्स है मीटर के लिए। ठीक है, तो देखो आप 10⁻1 है, इसको हम बोल देते हैं डेका। 10⁻2 है, इसको हेक्टो बोल देते हैं। इसको डिनोट करते हैं डीए से, इसका सिंबल है डीए और हेक्टो का सिंबल हो जाता है एच। 10⁻3 ये हो जाता है किलो। 10⁻3 हाँ किलो। ठीक है, फिर आ जाता हमारा 10⁻6, इसको बोल देता हैं मेगा, ये होता है के, ये हो जाता मेगा एम। फिर आ जाता 10⁻9, 10⁻9 को हम बोल देते हैं गीगा। ठीक है, इसको हम जी से डिनोट कर देते हैं। 10⁻12 इसको हम बोलते हैं टेरा, तो इसको हम टी से डिनोट कर देते हैं, है ना, आप जानते भी होंगे इसके बारे में। 5 MB, है ना, 5 MB का क्या मतलब है? 5 MB का मतलब है 5 मेगाबाइट्स। मेगा क्या है? 10⁻6, तो इसका मतलब है 5 MB के अंदर 10⁻6 बाइट्स है। 1 GB, 1 GB के अंदर कितने बाइट हो गए? 10⁻9 बाइट्स। ठीक है, 1 अगर किसी कहीं लिखा है 1 GB, इसका मतलब हो गया 1 गीगाबाइट, यानी 1 × 10⁻9 बाइट। 10�9 बाइट की बात चल रही है। ठीक है, टेराबाइट, टीबी, आजकल टीबी भी होता है ना, हार्ड डिस्क कितने बाइट की है भैया? ये 1000 TB की है या 2000 TB की है। ठीक है, तो टीबी भी चलता है। अच्छा, 10⁻⁻1 इसको हम बोल देते हैं डेसी। ठीक है, इसको हम डी से दिखा देते हैं, स्मॉल डी से। 10⁻2 इसको हम बोल देते हैं सेंटी। ठीक है, इसको हम सेंटी से दिखा देते हैं सी से। ठीक है, 10⁻3 इसको हम बोल देते हैं मिली, इसको हम एम से दिखा देते हैं। ठीक है, 10⁻6 माइक्रो बोलते हैं हम, इसको जानते होंगे आप, इसको म्यू से दिखाते हैं। ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, बहुत सारे ग्रीक लेटर भी आप यूज़ करेंगे फिजिक्स में। ठीक है, वो आपका एनसीईआरटी में बैक साइड में आपको वो लेटर्स हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देखिएगा कौन कौन से लेटर्स होते हैं वो। 10⁻9 ये होता है हमारा नैनो, इसको हम बोल देते हैं स्मॉल एन से सिंबल इसका। -12 इसको हम बोलते हैं पिको, इसको हम पी से डिनोट कर देते हैं। -15 इसको हम बोल देते हैं फेमटो, इसको हम डिनोट कर देते हैं एफ से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रीफिक्सेस आ गए। क्लियर है? तो ये आज हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा है। यूनिट्स के बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो अब सब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। कैंडिला की डेफिनेशन रह गई थी, ठीक है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा।
ठीक है। कैंडेला को कैसे डिफाइन किया गया, वो रह गया था हमारा, क्योंकि हमें उससे पहले सॉलिड एंगल पढ़ना था। ठीक है, तो कैंडेला को किस तरह से डिफाइन किया गया इसको देखते हैं। तो देखो कैंडेला आया कैंडल से। ठीक है, क्या करना है, आप एक स्फीयर लो, ठीक है, उसके अंदर आप एक कैंडल जलाकर रख दो। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसके अंदर मैंने एक कैंडल जलाकर रख दिया, किसी तरह से यहाँ पर रोक दिया। इसकी रोशनी चारों तरफ जाएगी, बिल्कुल जाएगी जी, पूरे स्फीयर में सब जगह जाएगी। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि अब आपने सॉलिड एंगल क्या पढ़ा, सॉलिड एंगल आपने ये पढ़ा, ये जो होता है 3D एंगल ओमेगा, ये होता है दिस स्फेरिकल सरफेस का एरिया, ये जिस स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, ये वाला एरिया जो हमने बताया था उस कैप वाले से। ठीक है, ये वाला एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्फीयर है। ठीक है, अब ये स्फीयर का ये जो एरिया है, ये एरिया लेट से, ठीक है, तो ये 1 स्टेरेडियन कब होगा, ये 1 स्टेरेडियन जब होगा जब एरिया आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं 1 स्टेरेडियन का एरिया लेता हूं, तो ये जो एरिया आ गया ये आर स्क्वायर आ गया। कितना है, उस केस में अगर ये एरिया आर स्क्वायर है तो ये जो एंगल बना, ये कितना एंगल बना, ये वाला एंगल ये बना 1 स्टेरेडियन, 1 SR बोल दिया उसको हमने। ठीक है, 1 स्टेरेडियन। ओके, तो इसमें से कुछ लाइट बाहर जाएगी जी, बिल्कुल जाएगी, लाइट बाहर जाएगी यहां से। तो इन्होंने बोला कि ये जो पहली बात तो ये देखनी है हमें, ये जो बल्ब है या कैंडल है जो भी है, ठीक है, इसकी कलर ले लिया इन्होंने, कलर फिक्स्ड कर दिया, कलर कह सकते हो आप, या फिर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड कर दी कुछ, या वेवलेंथ फिक्स कर दी, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, एक फिक्स कलर का ले लिया, मान लो येलो कलर का ले लिया। ठीक है, लाइट इन्होंने फिक्स कलर इन्होंने लिया है बेसिकली, उस कलर की लाइट अगर यहाँ पर हमने उसको रखा, तो ये जो एरिया है यहाँ से अगर पावर निकलती है 1/683 वॉट, उस केस में, ठीक है, उस केस में जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो 1 कैंडेला होगी। ठीक है, कैसे डिफाइन किया गया, 3-4 एस्पेक्ट है इसमें, आराम से समझ लो भाई। पहली बात, उन्होंने कलर फिक्स लिया लाइट का। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स ली उन्होंने, जो भी उन्होंने फ्रीक्वेंसी फिक्स ली है 632 × 10⁻12 है शायद हर्ट्ज, उस फ्रीक्वेंसी का उन्होंने लाइट ली। उस लाइट को उन्होंने बोला कि उस एरिया को देखो जहां पर जितना जो 1 स्टेरेडियन का एंगल बना रहा, तो ये एरिया बना रहा है 1 स्टेरेडियन का एंगल। अब बोला गया अगर इस एरिया में से लाइट जो निकल रही है वो इतने वॉट निकल रही है, तब उस केस में जो ये सोर्स है इसकी लाइट की इंटेंसिटी 1 कैंडेला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं।